हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय वैभव में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश ITI अनुदेशक की नियमावली 2021 आ चुकी है, जो कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर ये दिनांक 26 जुलाई 2021 लिखा हुआ है। प्रस्तावित अनुदेशक कार्यदेशक नियमावली 2021 के संबंध में ये जो पत्र है, प्रशिक्षण सेवायोजन उत्तर प्रदेश के द्वारा उप सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन को ये भेजा गया है। तो इसमें उन्होंने नियमावली के बारे में पूरा बताया है। जो नियमावली पहले आई थी जो जून 2021, अभी यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर 9 जून 2021 के संदर्भ में उन्होंने ये जो नियमावली भेजी है। और इसमें कुछ पहले के चरण हैं जिसमें कुछ संशोधन हुआ है, वो यहाँ पर आपको दर्शा। तो यहाँ पर बिंदुवार संशोधन दिखाया गया है। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए गए हैं किस बिंदु में कौन कौन से पॉइंट्स में संशोधन किया गया है, पहले क्या था और अब संशोधन करने के बाद क्या यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नियम नंबर 2 में संशोधन किया गया है। नियम नंबर 4 आप यहाँ पर देख सकते हैं, नियम नंबर 4 में संशोधन किया गया है। और नियम नंबर 5 में भी संशोधन किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नियम नंबर 5 में संशोधन किया गया है। और नियम नंबर आप इसी तरह से आप यहाँ पर दिया गया, नियम नंबर 16 में संशोधन किया गया है, बाकी सब पूर्ववत होगा। नियम नंबर 18 में संशोधन किया गया। नियम नंबर 21 में जो वेतन से संबंधित है इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, अगर आपको इस नियमावली को अच्छे से समझना है तो एक बार वीडियो आप बिल्कुल इत्मीनान से देख लीजिए। मैं आपको पूरी नियमावली समझाने जा रहा हूँ, फिर आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा और आपको बार बार इधर उधर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप बिल्कुल प्रॉपर पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक लेटर ये दिखाया गया है। यहाँ पर ये स्थायी पदों को, ये अस्थायी पदों के बारे में इसका स्त्रीकरण करने के संबंध में है। इसमें ये पद इतने जो हैं इनका विवरण दिया गया है। ये अस्थायी पद हैं, ये दिए गए हैं। और इसमें नीचे लिखा है कि इनको स्थायी करने के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सरकार के द्वारा लिया जाएगा, विभाग इसमें कुछ नहीं कर सकता है, यानी विभाग के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर अनुरोध है कि उक्तानुसार स्वीकृत अस्थायी पदों का स्त्रीकरण शासन स्तर से जारी करने का कष्ट करें, यानी ये शासन करेगा इनको स्थायी करना है कि अस्थायी करना है। यहाँ पर आपकी नियमावली दी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की हुई है। और यहाँ पर ये पार्ट जनरल है। यहाँ पर ये सब जो पार्ट दिया हुआ है पहले ये लिखा था, अब इसको जो ग्रुप C की पोस्ट का यहाँ पर इसको कंसिडर कर दिया। पार्ट 2 में जो कैडर के बारे में बताया गया है, यहाँ पर मात्र ये बताया गया है कि जो पोस्ट है वो कौन जारी करेगा, पोस्ट और जो फोरमैन की पोस्ट है वो कौन जारी करेगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिटरमाइन द गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, एंड जो भी सर्विस निकाली जाएगी वो गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाएगी, वो तो सभी जानते हैं। यहाँ पर कोई ख़ास पॉइंट नहीं है जो आपके समझने लायक हो। ठीक है, यहाँ पर आते हैं पार्ट 3 के A में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टर, ये इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के बारे में है, इंस्ट्रक्टर की भर्ती के बारे में है। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स इन सर्विस शैल बी मेड ऑन द मेंशन बिलो। ये आपकी जो डायरेक्ट भर्ती होगी, डायरेक्ट भर्ती और एक होती प्रमोशन के बेस पर। डायरेक्ट भर्ती मतलब जो आपकी भर्ती निकालेगी सरकार और जो आपके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके थ्रू जो भर्ती होती है वो डायरेक्ट भर्ती कहलाती है। आपकी प्रमोशन के जो भर्ती होगी, आप जैसे सर्विस में हैं वहीं पर आपको प्रमोशन किया जाएगा तो वो आपकी प्रमोशन से भर्ती हो जाती है। तो ये डायरेक्ट भर्ती होगी इंस्ट्रक्टर की। तो 50% रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो डिप्लोमा और डिग्री वालों के द्वारा भरी जाएगी, यानी 50% जो इंस्ट्रक्टर होंगे डिग्री डिप्लोमा वाले भरे जाएंगे। और आपके 49% जो हैं आपके जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो NTC या NAC, यानी जो आपकी ITI किए हैं या जो अप्रेंटिस किए हैं, जो भी कैंडिडेट हैं उनके द्वारा 49% पोस्ट भरी जाएगी। और 1% पोस्ट जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आपके पोस्ट प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे। जो अटेंडेंट या स्टोर अटेंडेंट्स हैं उनका प्रमोशन करके जो 10 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा, अगर आपकी जो सर्विस है सेटिस्फैक्ट्री पाई जाती है और आपने बहुत अच्छे से वहाँ पर सर्विस दी हुई है, तो आपका 1% जो है आपका उसमें प्रमोशन के द्वारा पद भरे जाएंगे। इसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ फोरमैन इंस्ट्रक्टर। अब फोरमैन इंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
यहाँ पर जो 25% पोस्ट है वो आपके जो भी यहाँ पर जो सर्विस में होंगे वहाँ पर जो भी डिग्री डिप्लोमा वाले हैं उनके द्वारा भरे जाएंगे। डिग्री होल्डर्स और नॉट डिप्लोमा, डिग्री होल्डर्स के द्वारा 25% पोस्ट आपकी भरी जाएगी प्रमोशन के द्वारा। आपकी 75% पोस्ट है वो भी आपका 10 वर्ष का जो है वहाँ पर आपने अच्छे से कार्य किया है, 10 वर्ष तक आपने टीचिंग किया है या पढ़ाया है, उसके बाद अगर आपका कार्य है सेटिस्फैक्ट्री है और वहाँ पर जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सेटिस्फाइड होती है आपके कार्य से, तो आपको वहाँ पर प्रमोशन दिया जाएगा। अगर इस तरह का कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है तो उन पोस्टों को यानी 75% को जिस तरह से भरा जाएगा, यानी जो डिप्लोमा और ITI यानी ITI के थ्रू जो वहाँ पर ज्वाइन किए थे उनके थ्रू उन इंस्ट्रक्टर के पदों को भरा जाएगा, जो फोरमैन इंस्ट्रक्टर पदों को भरा जाएगा, अगर वहाँ पर कोई डिग्री वाला उपलब्ध नहीं है कैंडिडेट। तो ये है प्रमोशन की बात। अब आते हैं रिजर्वेशन। प्रमोशन में यहाँ पर रिजर्वेशन का भी कुछ यहाँ पर क्लॉज दिया गया है, वो आप समझ सकते हैं। जो भी जो एक्ट है 1993 के अधिनियम 1993 के अनुसार जो भी सरकार देती है उस तरह से आपको दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वालिफ़िकेशन में नेशनलिटी में आपको इंडियन होना चाहिए। अगर ये तिब्बत के हैं, इनके लिए ये प्रिस्क्राइब्ड है, तिब्बत के हैं और आप यहाँ पर भारत में रह रहे हैं परमानेंटली, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर दिए हैं पाकिस्तान, बर्मा, जो भी माइग्रेट हुए वहाँ से, श्रीलंका, यहाँ पर देशों के नाम दिए हैं, मेंशन किए हैं। अगर यहाँ पर आप परमानेंटली ले रहे हैं, भारत के सिटीजन हैं, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सिटीजनशिप या नेशनलिटी के बारे में दिया गया है। अब आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स इन द सर्विस मस्ट पासेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। मस्ट हैव पासेस द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल में उसको पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश और एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयर। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति है उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है 10वीं पास होना चाहिए उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, या फिर जो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वहाँ पर निर्धारित किया जाता है उस वो आप जैसे अदर स्टेट के हैं या जो भी यहाँ पर जैसे 10% अदर स्टेट के लिए वैकेंसी होती है तो वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड मस्ट प्रोसेस द डिफरेंट ट्रेड सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब द कॉलम 4। जो कॉलम 4 में जो नीचे दिए गए हैं अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक ट्रेड के लिए, जैसे कि फिटर के लिए क्या दिया है तो वो अभी आपको बताऊंगा। तो उस तरह से आपको, जैसे कि फिटर के इंस्ट्रक्टर हैं तो आपने फिटर में पास किया है और आप डिप्लोमा है आपके पास तो डिप्लोमा, या आपके पास पॉलीटेक्निक है मतलब डिप्लोमा है, या आपके पास बीटेक है, तो आप इस तरह से आपकी वहाँ पर वो आपके पास यानी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के यहाँ पर वो बात कर रहा है। दूसरी बात करता है कि आपके पास CCC होनी चाहिए। अब यहाँ पर CCC का लोचा क्या है? CCC आप चाहे कोई भी ट्रेड से हों, आपके पास CCC होना चाहिए, यानी आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है, यहाँ पर ये मेंशन कहा गया है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर में कोई, जैसे कंप्यूटर में आपने कोपा से किया हुआ है, क्या कोपा से किया है, तो आपको यहाँ पर CCC की ज़रूरत नहीं है। या आपने कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर से आपने डिप्लोमा किया हुआ है या कंप्यूटर से आपने बीटेक किया हुआ है तो आपको यहाँ पर CCC की ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी के लिए CCC की ज़रूरत यहाँ पर बताई गई है, आपको यहाँ पर मस्ट है, एकदम मस्ट कहा गया है। अब आती है बात यहाँ पर एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस भी आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है बीटेक या डिग्री वालों के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वालों के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस, और ITI या अप्रेंटिस जिसने किया है, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, या NTC या NAC सर्टिफिकेट जिसके पास है, तो उनके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि अगर आपने इंडस्ट्री से किसी से आपने एक्सपीरियंस लिया है तो आपको रिलेटेड ट्रेड्स में होना चाहिए, साथ में वो आपका जो इंडस्ट्री है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस इंडस्ट्री का TIN या TAN नंबर भी होना चाहिए। अगर ये नंबर है और ये नंबर आपके सर्टिफिकेट पर भी मेंशन होना चाहिए। और अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, टीचिंग एक्सपीरियंस या ट्रेनर, आपके एज ए ट्रेनर का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसमें आपके पास वो भी आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आपकी ITI, जैसे आपने ITI कर लिया तो ITI के पास होने के बाद का होना चाहिए। आपने डिप्लोमा, कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा कर लिया है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन करने के बाद का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में उसमें आपका सर्टिफिकेट
कंटेंट्स द नेचर ऑफ वर्क, आपका उसमें नेचर ऑफ वर्क भी दर्शाया जाना चाहिए। वर्क आपने कितने समय तक कहाँ पे आपने एक्सपीरियंस लिया है, वो समय का ड्यूरेशन दर्शाया जाना चाहिए। साथ में आपने वहाँ पे कितनी सैलरी आपको मिल रही है वो भी आपके एक्सपीरियंस में मेंशन होनी चाहिए, तभी आपका जो है एक्सपीरियंस वो मान्य किया जाएगा। ठीक है, ये आपकी इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे आता है प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पर आपको प्रीफरेंस उनको दिया जाएगा जो टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल तक सर्विस दे चुके हैं, उन्हें प्रीफरेंस दिया जाएगा। या जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, उनको भी यहाँ पर प्रीफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर एज के बारे में, एज आपकी 21 साल से 40 साल होना चाहिए, और आपकी जो SC ST या OBC को जो छूट दी जाती है नियमानुसार वो दी जाएगी। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए बिल्कुल सही। अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट सही नहीं है तो भी आपको जो अथॉरिटी है वो आपको हटा सकती है, इनएलिजिबल ठहरा सकती है। इसके बाद आपके पास मैरिटल स्टेटस होना चाहिए, आपके पास 2 से अधिक पत्नी नहीं होना चाहिए, या ऐसी कोई लेडीज़ फीमेल कैंडिडेट जिसके पास 2 पत्नियाँ हों, उससे शादी की हो तो उसके पास वो हो तो उसको वो भी अनएलिजिबल मानी जाए। आपको वहाँ पर फिजिकल सर्टिफिकेट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा आपको अपॉइंटमेंट से पहले, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय। अब आते हैं यहाँ पर कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें आपका 20% नंबर आपके जो है 10वीं मार्कशीट के जो आपका 10वीं परसेंटेज है, 10th का परसेंटेज है, 10वीं परसेंटेज का आपका 20% लिया जाएगा। और आपका जो ITI डिग्री डिप्लोमा है उसका भी 20% लिया जाएगा। इसके बाद आपने जो CITS किया है यानी CTI या CITS किया है, या आपका NCIC सर्टिफिकेट है, उसका आपका 10% नंबर लिया जाएगा। फिर इस नंबर के आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपकी एक ट्रेड में, मान लीजिए एक ट्रेड में आपकी 500 वैकेंसी है, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल 500 वैकेंसी है। अगर इस 500 वैकेंसी के 5 गुने लड़के होते हैं, कितने लड़के होते हैं, 5 गुने लड़के होते हैं, 5 गुने लड़कों तक को आपको एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा। यानी अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने फिटर ट्रेड से आप इंस्ट्रक्टर हैं, आप फिटर ट्रेड से इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, आपने चाहे डिप्लोमा हो या ITI हो या डिग्री हो, आपने फॉर्म भर दिया फिटर ट्रेड के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी मेरिट बनेगी किस आधार पर, इन 2 आधारों पर, 10वीं के आधार पर और आपकी ITI डिप्लोमा यानी टेक्निकल डिग्री के आधार पर और CTI के आधार पर। और इनका ये पूरा कितना 20% और 10% कितना 50% हो गया। अब आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट बनाने के बाद आपको जितने जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उसके 5 गुना स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। उन 5 गुना स्टूडेंट्स के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट, यानी उन 5 गुना स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने को मिलेगा। जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उनको एग्ज़ाम देने को मिलेगा, वो एग्ज़ाम देंगे। फिर आपका जो नंबर आता है यानी स्कोर आता है उस एग्ज़ाम में, वो आपका 100 नंबर का मार्क्स यानी 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें टेक्निकल पूछा जाएगा या जो भी पूछा जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। तो उसमें 100 नंबर का होगा, उस 100 नंबर का भी 50% लिया जाएगा, यानी 50% ये हो गया, 50% ये, इस तरह से आपका 100% हो जाता है। और फिर इस मेरिट के आधार पर दोनों की जो आपकी एग्रीगेट जो मेरिट होगी, यानी आपकी जो एकेडमिक मेरिट और आपकी जो रिटन एग्ज़ाम मेरिट है, दोनों की मेरिट को मिलाकर फिर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। फाइनल मेरिट के आधार पर फिर आपका उस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगा। अब आपको समझ में ये आ गया होगा कि किस तरह इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब आते हैं यहाँ पे पे स्केल के बारे में, सैलरी के बारे में। भाई आप जॉब मिल जाएगी तो सैलरी तो पहले ज़रूरी है ना। तो द स्केल ऑफ पे एडमिशिबल टू पर्सनस अपॉइंटेड टू द वेरियस पोस्ट इंस्ट्रक्टर्स इन द सर्विस सैलरी सच एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। सो द पे स्केल आपकी जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे, इंस्ट्रक्टर के लिए पे स्केल आपकी 6 लेवल की होगी, मैट्रिक 6 लेवल की होगी, यानी 35,400 से 1,12,400 के बीच होगी। जो भी आपके 4 मैन इंस्ट्रक्टर हैं उनके लिए आपकी जो पे लेवल है 7 लेवल की होगी, मैट्रिक्स लेवल 7 की होगी, यानी 44,900 से 1,42,400 तक आपकी जो आपको एक्सटेंड किया जा सकता है, पे लेवल आपको इतना तक दिया जा सकता है। अब एक और यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर और चर्चा कर लें। अब यहाँ पे दी है सेक्शन वाइज, यानी सभी ट्रेड के लिए किस ट्रेड के लिए कितने पद हैं, क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड है।
वो यहाँ पर अब दिया गया है। आप सभी के लिए अलग अलग देख सकते हैं। अगर आप फिटर से हैं, वेल्डर से हैं या जिस भी ट्रेड से हैं, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। पीडीएफ ये है। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पर डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको किसी एक का समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको फिटर का ही समझा देता हूँ। क्या है यहाँ पे, बैचलर इन वोकेशनल या डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE या UGE रिकॉग्नाइज इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, वही है जो पहले था। 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE और रिकॉग्नाइज बोर्ड टू टेक्निकल एजुकेशंस और रिलीवेंट एडवांस डिप्लोमा। वोकेशनल डिप्लोमा भी होता है जो 2 ईयर का होता है, फ्रॉम यानी 2 ईयर एक्सपीरियंस विथ 2 ईयर रिलीवेंट्स फील्ड, ठीक है। इसके बाद NTC जो आपकी ITI है या NAC अप्रेंटिस है विथ फिटर ट्रेड से होनी चाहिए। इसमें आपका मैकेनिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें भी आपकी मैकेनिकल से डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपके पास 3 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसी तरह से आपका सभी ट्रेड्स का दिया हुआ है। जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं वो ट्रेड का आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस ट्रेड के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। और साथ में ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों की मेहनत से या सरकार ने जो रखा है, रिलीवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC इन एनी ऑफ द वेरिएंट्स अंडर DGT। एनी ऑफ द वेरिएंट अंडर DGT, वेरिएंट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे CITS चलता है, एक RPL चलता है, एक POT चलता है, POT के लिए चलता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो इस तरह के ये किसी भी स्कीम के तहत आपने NCI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चाहे आपने किसी भी जो DGT के द्वारा 2-3 स्कीम चलाई जाती हैं, इन 2-3 स्कीम के तहत आपने किसी भी स्कीम के तहत आपके पास NCIC सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि नियमावली क्या क्या है। मैंने आपको क्लियरली सब कुछ समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी आपको समझ में नहीं आया है मैं उस पर फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली, और आपको सब कुछ चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।